अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं यार यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। आज संडे है यहाँ। जी। रिपोर्ट नहीं आई आपकी अभी तक? मैं इस हफ्ते नहीं किया कुछ। मतलब किया हूँ फिजिक्स में, यस। इससे पिछले हफ्ते भी नहीं किया था आपने? उससे पिछले हफ्ते भी नहीं फिजिक्स किया में था? मैंने उससे पिछले नहीं, हफ्ते भी? फिजिक्स में मैंने फिजिक्स में इस हफ्ते किए हैं क्वेश्चंस एटलीस्ट 30-40। आपने मुझे ना रिपोर्ट भेजी ना बताया कहाँ से किया है क्या किया है। अच्छा, आपको फोटोज चाहिए क्या? मैं आपको भेजूँ? मुझे सिर्फ ये चाहिए कि किस रोज कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ओ। वहाँ कैम स्कैनर चलता है अभी भी? कैसे? कैम स्कैनर चलता है वहां पर अभी? हाँ, चलते हैं। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, ब्रेक हो रही है? क्लियरली आ रही है। कल वाला वर्क सेंड कर दिया था मैंने। मैंने देखा नहीं, एक सेकंड। तो शायद आपने नहीं। तो आपने 7.5 भी नहीं की होगी। नो। हाँ, कल आपने सेंड कर दिया था। मेरी क्लास के बाद जो वक्त बचा था उसमें क्या किया था? उसमें अपना प्रोजेक्ट किया। मैंने कुछ और वर्क बोला था आपको करने के लिए, लेकिन जी, 7.5 के क्वेश्चन ट्राई करने थे। नहीं किए। नहीं। क्यों? प्रोजेक्ट। क्लास टाइम में ही बोला था मैंने करने के लिए। जी। तब भी आपने नहीं की। तरीका नहीं है यार ये। क्या करूं? नहीं दूं काम? बताया नहीं करूं कि ये किया करो मत किया करो? कर लूंगा। या खुद से ही कराया करूं सब कुछ? कर लूंगा। एक एक क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा ना रेहान, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये तो एमसीक्यूज हैं। शॉर्ट आंसर टाइप भी है। लॉन्ग आंसर नहीं है इसमें? लॉन्ग आंसर सर इसमें इतने ज्यादा नहीं है। इतना ही है। अच्छा। तो ये क्वेश्चंस आप किस तरीके से करते हैं? थोड़ा आइडिया देंगे आप मुझे? ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने क्वेश्चन रीड करा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है, इज पासिंग फ्रॉम द एयर टू वाटर, देन द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट रुको।
वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, अपलोड नहीं कर पाया मैं क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था। अभी मैंने डेटा डलाया है तो मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है, कल वाली जो आपकी वीडियो है। अभी भी कोई होमवर्क या आपको कुछ करना है कॉलेज का, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट, या फ्री है? कैसे नहीं, अभी अभी मैंने सबके लिए कल रात को ही पूरा किया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो बोल रहा है कि आपके पास एक स्पेस है जिसमें ऊपर एयर है और नीचे आपके पास है वाटर। तो आपकी लाइट आ रही है, लाइट कह लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लीजिए, एयर से जा रही है वो वाटर के अंदर, ठीक है। कुछ रिफ्रैक्शन पढ़ा था आपने, रिफ्रैक्शन फिनोमेना? क्या होता है रिफ्रैक्शन फिनोमेना? ईएमडब्ल्यू में। ईएमडब्ल्यू में नहीं, अभी जो आपने रे ऑप्टिक पढ़ा है उसमें। सर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो फिर जो इंसिडेंट लाइट होती है उस पर एक एंगल पे डिविएट होती है वो। इसका बेसिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आपने लिखा था स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, पढ़ा है? यस। तो जब वेव ट्रैवल करती है तो वेव डिस्टेंस कवर नहीं करती, वेव की बात करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। तो यहाँ पर अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड होगी वेवलेंथ अपॉन टाइम। इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू वन अपॉन टाइम पीरियड, और लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है वो दो चीजों के साथ चेंज होती है, एक लैम्डा, एक फ्रीक्वेंसी। या तो लैम्डा चेंज हो रहा होगा या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी। लेकिन अगर हम 11th क्लास की थ्योरी पर जाएं तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम। तो फिर स्पीड चेंज किसकी वजह से होती है? लैम्डा। ये जो होता है डिपेंड करता है मीडियम पर, डिपेंड ऑन मीडियम। जब आप लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजेंगे, मान लीजिए ये मीडियम फेज डिफरेंस है और ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड अलग होगी, यहाँ पर स्पीड अलग होगी, यहाँ पर वेवलेंथ अलग होगी, यहाँ पर वेवलेंथ अलग होगी। लेकिन एक चीज है ऐसी जो दोनों जगह सेम होगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी म्यू वन होगी और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी म्यू वन होगी। इसका मतलब दोनों मीडियम के लिए फ्रीक्वेंसी म्यू वन कह लो या म्यू टू कह लो, ये म्यू के बराबर है। जब ये दोनों बराबर है आपको इनका रेशियो लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर। जब ये दोनों सेम होती हैं तो आंसर कितना आएगा? वन। यानी रेशियो कितना बनेगा? 1:1। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम अलोंग जेड एक्सिस। लाइट जो मूव कर रही है वो जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। द सेट ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कुड बी। आपको बताना है कि आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ लाई करेगी, ठीक है। जो पॉसिबल सेट है आपका वो तो क्या हो अगर सकता है? मैं आपको पहले सवाल समझा देता हूँ क्या है। सर
पॉसिबल होगा या तो ई और बी, या तो एक्स वाई में होगा या तो वाई एक्स में होगा। देखो हाँ, ये आपके 3 डायमेंशनल फिगर है। आप मान लीजिए ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है। तो उसने बोला है कि आपकी जो वेव ट्रैवल कर रही है क्वेश्चन में, लाइट इज ट्रैवलिंग इन वैक्यूम अलोंग जेड एक्सिस। तो लाइट जो आपकी ट्रैवल कर रही है वो ऐसे ऐसे कर रही है। देन द सेट ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कुड बी। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का जो सेट होगा वो किधर की तरफ होगा? वो दो तरफ हो सकता है। एक तो आपका रहेगा टूवर्ड एक्स एक्सिस, दूसरा रहेगा टूवर्ड वाई एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज को बहुत समझिएगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे ना यहाँ पर, तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आई की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड आई की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जे की तरफ। इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है आपको, फर्स्ट और सेकंड? क्यों भाई? ऑप्शन नंबर 1। इनमें हेलो? फर्क नहीं दिख रहा कोई फर्क। नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर 3 और 4, अगर आप देखेंगे तो 4 में आपका एक डिफरेंस आ गया, ये पाए। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन एक चीज यहाँ से आप कंफर्म कीजिएगा, वो मैं बताता हूँ। यहाँ ना एक गलती हो गई ऑप्शन लिखने में, बताऊँ क्या होगा? जी बताइए। देखो, जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आई कैप ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। ई नॉट ओमेगा टी माइनस के जेड। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दे रखा है जे कैप बी नॉट ओमेगा टी माइनस के जेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ये है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि आपकी ई की जो वैल्यू है वो है जे कैप ई नॉट ओमेगा टी माइनस के जेड। और जो आपकी बी की वैल्यू है वो है आई कैप बी नॉट ओमेगा टी माइनस के जेड। समझ रहे हैं मेरी बात? ऑप्शन दिखने में तो एक जैसे दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड देखोगे तो एक जैसे हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। अब ये क्यों नहीं होगा इसकी बात कर लेते हैं। आपका फोर्थ वाला, फोर्थ वाला ना होने का रीजन क्या है? अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भेजोगे, मान लो आप इसको फॉलो कर रहे हो, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे ऐसे। यार वो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग भी तो होगा ना। फेजर डायग्राम इसमें नहीं दे रखा। जब नहीं दे रखा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और सिंपली देखिए, अच्छा। आमतौर पर फेजर डायग्राम जो आपका लाई करता है वो अल्टरनेटिंग करंट के केस में लाई करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ से, तो यही पार्टिकल आगे मूव करेगा। ठीक है। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो यहीं से निकलना स्टार्ट होंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी वो यहीं से निकलना स्टार्ट होंगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट। तो ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फेजर डिफरेंस आपका आएगा। ठीक है। यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चालू नहीं होगी, यहाँ से चालू हो रही है, फिर वो ऐसे जा रही है। ये पॉसिबल नहीं। फेजर लैग या फेजर लीड नहीं आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है और ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है। जी। देखो यहाँ देखो, इसने एक्सप्लेनेशन में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा दिखाया नहीं है, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। इसलिए आपका फर्स्ट और सेकंड आंसर हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता थर्ड वाला? इसकी बात और कर लेते हैं। थर्ड सर वाले में वो देखो नेगेटिव। जी, नेगेटिव आने का मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने लगेगी,
और इधर जाने लगेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा जी। पॉसिबल नहीं हो रहा कि अगर आपका Z पॉजिटिव है तो आपका X भी पॉजिटिव आ रहा है और आपका Y भी पॉजिटिव आएगा। क्या ये चीज हमने पढ़ी नहीं थी क्लास के टाइम पे? पढ़ी है। लेकिन हमने क्वेश्चन नहीं देखे थे इस तरह के, तो आप क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि हाँ ये कहाँ रिलेट हो रहा है। समझ रहे हैं? जी सर। देखो, अगर मेरी पहली क्लास याद हो, पहली क्लास हर चैप्टर की, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज। कौन सा चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है ये आपको बताना है। मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग विद एक्सेलरेशन, और एट रेस्ट। बताइए। मैंने आपको एक चीज समझाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन है। जब एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो आएगा। और जब इसमें कुछ नहीं आ रहा तो इसमें से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बताया था ये। जी। दूसरे नंबर पर, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, मूव करेगा तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ये मान लीजिएगा वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी 10, 20, 15 है, लेकिन उसका चेंज जो है कुछ नहीं आ रहा। चेंज कुछ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या क्या निकालती है? वो निकालती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तीसरे नंबर पर आपका इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, लेकिन मूव कैसे कर रहा है? आपका v जीरो नहीं है। जब मूव करेगा तो वेलोसिटी जीरो तो नहीं रहेगी, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। ये कैसी है? इस बार वेलोसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है तो डेल्टा v अगर आप जी। निकालोगे तो वो जीरो नहीं आएगा। अब जीरो नहीं आएगा तो इसको बोलते हैं आप एक्सेलरेटेड पार्टिकल। अब ये क्या क्या निकालेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है अपने अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालता है, उसके अलावा निकालता है ये रेडिएशन। रेडिएशन कह लीजिए या बोल लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है। ये एक ही बात है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। सर जब रेस्ट पे रहता है तो कोई ईएफएल होता है ना बस। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। मूव करने से प्रोड्यूस करता है करंट, और करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से निकलने लगती है। क्या होगा आंसर बताइए। सर मुझे समझ नहीं आया। अजीब बात है यार। हेलो। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझ में नहीं आया रे? हाँ बताइए सवाल। आप वापस बता सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ क्या समझ में नहीं आया आप?
ये मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज, तो ये इसका आंसर मूविंग विद एन एक्सेलरेशन है, तो वो कैसे है? वो ऐसे है, इसको लोकल लैंग्वेज में समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, और वो रुका हुआ है। रुका हुआ मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो वो अपने अंदर से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ। दूसरी बार में आपने इलेक्ट्रॉन लिया और उसको मूव कराना शुरू कर दिया। मूव कराने का मतलब अब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं रही। 10 20 30 40 की स्पीड से, किसी स्पीड से वो चल रहा है। 10 से चल रहा है, मान लो 10 से चला जा रहा है। वेलोसिटी जीरो नहीं रही। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है, और चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट। जी। और करंट जब प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी प्रॉपर्टी होती है करंट प्रोड्यूस करना? मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने? जब भी जी। कहीं से करंट पास हो रहा डीसी होगा तो से। मैग्नेटिक। जी। तो तो ये, इंड्यूस करंट पैदा होता है। जी, तो यहाँ पर जब ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगी निकलेगी, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसमें से निकलेगी। तीसरे नंबर पर, जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कभी 10, कभी 20, कभी 30, फिर से कभी 10, यानी वेरी कर रही है, तो वेलोसिटी जीरो तो नहीं रहेगी, है ना? वेलोसिटी जीरो भी नहीं है। जी। और वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कि जो वैरी करती है जिसकी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी अपॉन डी टी, या फिर इसको आप लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये लिखते हैं। आपने यहां देखा वेलोसिटी यहां पर जी। 30 थी, और वो 30 ही रह रही थी, चेंज नहीं हो रही। लेकिन यहां पर चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है? वेलोसिटी पहले मान लो 30 थी, अब वो 30 से 40 हो गई। इसका मतलब 30 से 40 होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है। और जब एक्सेलरेशन कोई भी चार्ज पार्टिकल करता है, तो वो क्या क्या निकालता है अपने अंदर से? वो निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकालता है। इसी का मतलब है, सवाल में उसने पूछा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होगी चार्ज के थ्रू। पहला ऑप्शन है, जब वो चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करता है ना, तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर, मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो किसी कांस्टेंट स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कांस्टेंट स्पीड है, तो कभी भी उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलेंगी। यहां देखिए, रेस्ट पे होगा तो क्या निकालेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। अब जी। पार्टिकल मूव भी कर रहा है, और एक्सेलरेशन भी है उसके अंदर। तो यही बात मैंने लिखाई थी, जब पार्टिकल किसी भी एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, तो वो निकालता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और तीसरा कंपोनेंट होता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनेंगी? जब पार्टिकल आपका किसमें होगा? एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। एक्सेलरेशन। नहीं आया? जी, समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field of a plane of electromagnetic wave is। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपको याद है मैंने एक रिलेशन लिखाया था, क्यू बी क्रॉस बी प्लस
क्यू इंटू ई, ये बराबर होता है एफ नेट के। इसका नाम क्या होता है? ये पढ़ा है कभी रिलेशनशिप आपने? नोट्स हैं आपके इधर पास आप? ध्यान नहीं है। नोट्स हैं, नोट्स? ये है। क्या? ये मतलब EMW का है ना? हाँ, ये AMW मैंने बताया था आपको, ये वैसे है फोर्थ चैप्टर का। QEB साइन थीटा, वो ये तो पता है। देखो, मैंने आपको ये बताया था, क्यू भी साइन थीटा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताई थी, तो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं एक बार और। आप ये मानो कि आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो क्या लिखते हैं? dv/dt तो लिखते हैं। यस। अब एक बात बताइए, ये वैल्यू 0 कब होगी? अगर मैं इसको लिखूं d/dt इंटू वी, और ये v जो है हमारा, अगर ये कांस्टेंट है, तभी तो डिफरेंशिएशन इसका 0 आएगा। जी सर। इसका मतलब v कांस्टेंट है आपका, है कि नहीं? जी। v कांस्टेंट यस। का मतलब, v कांस्टेंट का मतलब v की एक वैल्यू फिक्स आ जाएगी, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी। अब अगर यहां पर इसको रखोगे आप, फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर फोर्स का फार्मूला आता है मैग्नेटिक फोर्स का क्यू, v×b प्लस क्यू इंटू ई। तो जब ये वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ रख दो m×0, यहाँ बनेगा क्यू, ब्रैकेट में आ जाएगा v×b प्लस ई। क्यू मैंने बाहर ले लिया, ये सब 0, 0 के नीचे क्यू ले आओ, यहाँ बनेगा v×b प्लस ई। अब इस ई को ले जाओ इधर, माइनस का ई, और ये हो जाएगा v×b। दोनों साइड ले लो मैग्नीट्यूड, तो यहां से आपका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जी सर। ये फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले ड्राइव कराया था, नहीं कराया तो आप ध्यान रखिएगा। वैसे मुझे याद है मैंने कराया था। सवाल क्या कह रहा है हमारा? सवाल कह रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना होगा? आपके पास ऑप्शन देखिए क्या है, 1, 1/c, सी, 1/c²। तो यहां पर मेनली आप इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। अब ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर सकती है? डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी और मैग्नेटिक फील्ड पर भी। लेकिन क्या होता है ना, हम एक असम्पशन मान के चलते हैं कि अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर। जब ये दोनों मैग्नीट्यूड हम बराबर कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पुट कर दो, तो आपकी जो वेलोसिटी आई है वो हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आएगा 1, ठीक है। जी। तो देखिए, ये है आंसर। अब कुछ कंडीशंस ये कहती हैं कि इसका आंसर सी भी आ सकता है, और सी आ भी सकता है। ये जो सी वैल्यू है ये आता है, इसका मैंने अलग से डेरिवेशन कराया था आपको। वो ये था कि c² = आ रहा था आपका 1/μ0 ε0। तो अगर आप सी की वैल्यू निकालोगे तो आप लिखोगे 1/√μ0 अंडर ε0। रूट यू नॉट।
इसकी इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आएगी 2.98 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो तो अप्रोक्स 3 होती है। जी, इसको कभी भी इससे रिलेट मत करना, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। ठीक है। यहाँ पर आप रेशो नहीं ले रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एसी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज थी आपकी। समझ रहे हैं? जी सर। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट? ये डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की, मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है या नहीं लिखाई? लिखाई है। आगे पढ़िए। हाउ इज दिस करंट डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करंट? अब ये करंट आपको तो बताना है सेम कि ही होती है वैसे, नहीं सर, ये मतलब डिफ, ये डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट तो इक्वल होती है, तो फिर इसमें डिफरेंस कैसे बताना है? दोनों का थ्योरेटिकली अलग डिफरेंस होता है, दोनों की डायरेक्शन के बेसिस पर आप डिफाइन करेंगे, और दोनों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, कॉस्ट कह रहा हूँ, प्रोडक्शन मेथड है, वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप एक बार देखोगे ना, मैंने एक्सप्लेन किया था, कंडक्शन करंट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है स्पेसिस उसमें बनती रहती है, वो इधर की तरफ मूव करते हैं। लिख रखा है आपने? नहीं? जी। जी लिखा है मैंने, इसका एसी का है नोट्स, यस। जी। एसी में नहीं, ईएमआई में अलग से डिफाइन करा है मैंने। नहीं नहीं नहीं। ईएमआई में भी डिफाइन किया है मैंने इसको अलग से। अच्छा। जी। देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1। डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको हम लिखते हैं आईडी से, और ये बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी। डी फाई ई अपॉन डी टी। अब इसके और फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि आप फाई ई को कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कैपिटल ए कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका हट जाता है, तो आपका जो ई ए है वो सिर्फ और सिर्फ आ जाता है ई ए के बराबर, फाई ए। अब यहाँ रखोगे तो जो आपका आई डी है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका जो चेंज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, कांस्टेंट एरिया मान लेते हैं, एरिया बाहर आ जाता है, ये हो जाता है डी ई अपॉन डी टी। ठीक है। जी जी। ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हो गया। अगर हम कंडक्शन करंट की बात करते हैं, तो ये किसके अंदर होता है? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बट द डिस्प्लेसमेंट करंट हैज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, but occur due to variation in the electric field almost equivalent to flowing current. The continuity of the current circuit because the magnetic electric field charge over an area of capacitor plate is constant. देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। ये आपका कह लीजिए सोलेनॉइड है या कॉइल है, या कह लीजिए ये कॉइल है। आपने इसमें करंट दिया, करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है। तो ये जो करंट मूव कर रहा है रेड वाला, ये इलेक्ट्रॉन की मदद से मूव कर रहा है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें से कुछ ना कुछ करंट की वजह से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको इंड्यूस करने का काम करती है। वो इंडक्शन होता कैसे, कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इट डिस्प्लेस द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉइल। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ने इसको जो डिस्प्लेस किया, किस वजह से डिस्प्लेस करता है उसके रीजन बताता हूँ मैं आपको। एक तो ये,
कि आपका फ्लक्स चेंज हो, या फ्लक्स के साथ जो चीजें एसोसिएटेड है कौन कौन सी, या तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो, या आपका एरिया चेंज हो। मैंने आपको बताया था कि एक कॉइल आप ले लो। अब इस कॉइल में करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, क्या क्या मेथड हो सकते हैं इसके करंट प्रोड्यूस करने के। कॉइल में हम लोग मैग्नेट को पास लेकर आ सकते हैं। जी, यहाँ पर आप एक बार मैग्नेट रखो या सोलिनॉइड रखो या कुछ भी जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। एक तो तरीका ये है कि आप इसके पास ले जाओ, दूर ले जाओ, पास ले जाओ, दूर ले जाओ। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप फ्लक्स वेरी करा रहे हो। दूसरा, आप एरिया का रोल, एरिया का बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो एरिया कांस्टेंट होता है, लेकिन क्या करेंगे आप इसका एरिया वेरी करा दो। जो मैग्नेट है ना आपकी, इसका एरिया वेरी करा दो, ऐसे करके मैग्नेट ले यस। लो। यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम दिखेंगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दिखेंगी। इसको छोड़ दोगे यहाँ पर, थोड़ी सी आगे लेकर आओगे तो एरिया वेरी होने की वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें हैं। वैसे तो मेनली फ्लक्स कह लो आप, लेकिन फ्लक्स खुद दो चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस लिखने को आएगा, लिख देंगे। जी। ठीक है, देखिए ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आप तो उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंड गिविंग द रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफर कंसीडर इन देयर मोड ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, आपने डुअल नेचर पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा। एक चीज समझिए कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैटर की तरह इंटरेक्शन करती है, पहली चीज। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, फूड आइटम इज टू बी हीटेड इन माइक्रोवेव ओवन मस्ट कंटेन वाटर। अगर आपको फूड आइटम को गर्म करना है तो उसके अंदर वाटर का होना जरूरी है या नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने आपको एप्लीकेशन में भी लिखाया था कि अगर वाटर नहीं होगा तो वो वाटर डिसोसिएट नहीं होगा। और हम जो खाने को गर्म करते हैं माइक्रोवेव के अंदर, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। आ रही है बात समझ। जी। जी। यस सर। थर्ड नंबर पर है वेल्डर वेयरिंग अ मास्क विद ग्लास ड्यूरिंग वेल्डिंग। क्यों करते हैं, इसका भी रीजन मैंने लिखाया था आपको कि जो उसमें से जब आप वेल्डिंग करते हो तो उसमें से कुछ हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं, जैसे कि आपकी यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। और वो अगर डायरेक्ट आपकी आंखों के कांटेक्ट में आएंगी तो आपकी आंखों को हार्म कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आप सवाल जी। पढ़िए और इसके आंसर देखिए क्या क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर डिफर आप एक कंसीडर। मिनट रुकेंगे क्या, मैं भी आ रहा हूँ। 1 मिनट में ये बंद होने वाला है मीटिंग। अच्छा। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट डिफरेंटली विद मैटर ड्यू टू वेरिएशन इन देयर वेवलेंथ एंड एनर्जी लेवल। ये इसका आंसर है, क्योंकि मैटर के साथ एक जैसा बिहेव नहीं करती। हर मैटर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग एनर्जी लेवल होता है उसका, इसलिए वो अलग अलग बिहेव करती है। सेकंड पर, माइक्रोवेव ओवन हीटेड फूड इंटरेक्टेड प्राइमरली विद वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तभी खाना गर्म होगा, अदरवाइज खाना गर्म नहीं होगा, क्योंकि उन मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करता है। वेल्डर वेयरिंग मेस मास फेस, क्यों, क्योंकि उसमें से यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। एंड फ्लाइंग डेबरीज और स्पार्क ड्यूरिंग वेल्डिंग, मतलब जलने के बाद आंखों में कुछ ना आ जाए इसलिए भी वो वेयर करता है। तो सवाल जी। समझ में आया आपके। यस सर। तो अभी आप लीव कर सकते हैं। और कितनी देर में ज्वाइन करेंगे। तो 5 मिनट। चलिए आ जाइए। जी। चलिए।